नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगा हुआ आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध इस त्रुटियों को हिंदी में ध्यान रखना पड़ता है। तो शुक्ल जी का निबंध है, कविता क्या है, इसका चौथा पार्ट देखेंगे। यह नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। हिंदी साहित्य में कहीं भी आता है यह, मतलब टीजीटी, पीजीटी, यूपी हायर, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन यह नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, इसलिए विशेष तौर पे इस परीक्षा के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। वाचन स्वर अवनीश पटेल। आइए श्रुति सुखदाता, यहाँ से शुरू करेंगे। 3 पार्ट इससे पहले हो चुका है, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। चौथा पार्ट अब देखिए। कविता की बोली और साधारण बोली में बड़ा अंतर है, और यह निबंध है, आपको पता ही है। शुष्क वृक्षस्थि स्थत्यग्रे और नीरस तरूरीह विलसति पूर्वतः वाली बात हमारी पंडित मंडली में बहुत दिन से चली आती है। भाव सौंदर्य और नाद सौंदर्य दोनों के संयोग से कविता की सृष्टि होती है। श्रुति कटु मानकर कुछ अक्षरों का परित्याग, वृत्ति विधान और अंत्यानुप्रास का बंधन इसी नाद सौंदर्य के निभाने के लिए है। बिना इसके कविता करना अथवा केवल इसी को सर्वस्व मानकर कविता करने की कोशिश करना निष्फल है। नाद सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य भी होना चाहिए। हिंदी के कुछ पुराने कवि इसी नाद सौंदर्य के इतना पीछे पड़ गए कि उनकी अधिकांश कविता विकृत और प्रायः भाव शून्य हो गई। यह देखकर आजकल के कुछ समालोचक इतना चिढ़ गए और कि ऐसी कविता को एकदम निकाल बाहर करना चाहते हैं। किसी को अंत्यानुप्रास का बंधन खलता है, कोई गणात्मक छंदों को देखकर नाक भाव सिकोड़ता है, कोई फारसी के मुखम्मस और रुबाई की ओर झुकता है। हमारी छंदो रचना तक की कोई अवहेलना करते हैं। वह छंदो रचना जिसके माधुर्य को भूमंडल के किसी देश का छंद शास्त्र नहीं पा सकता, और जो हमारे श्रुति सुखदाता के स्वाभाविक प्रेम के सर्वथा अनुकूल है। जो लोग अंत्यानुप्रास की बिल्कुल आवश्यकता नहीं समझते, उनसे मुझे यही पूछना है कि अंत्यानुप्रास ही पर इतना कोप क्यों? छंद और तुक दोनों ही नाद सौंदर्य के उद्देश्य से रखे गए हैं, फिर क्यों एक निकाला जाए दूसरा नहीं? यदि कहा जाए कि सिर्फ छंद ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है, छंद ही से उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है, तो यह जानने की इच्छा बनी रहती है कि क्या कविता के लिए नाद सौंदर्य की कोई सीमा नियत है। यदि किसी कविता में भाव सौंदर्य के साथ नाद सौंदर्य भी वर्तमान हो तो वह अधिक ओजस्विनी और चिरस्थायिनी होगी। नाद सौंदर्य कविता के अस्थायित्व का वर्धक है। उसके बल से कविता ग्रंथाश्रय विहीन होने पर भी किसी न किसी अंश में लोगों की जिह्वा पर बनी रहती है। अतएव मतलब इसलिए इस नाद सौंदर्य को केवल बंधन ही नहीं समझना चाहिए, यह कविता की आत्मा नहीं तो शरीर अवश्य है। नाद सौंदर्य संबंधी नियमों की गणित क्रिया के समान काम में लाने से हमारी कविता में कहीं कहीं बड़ी विलक्षणता आ गई है। श्रुति कटु वर्णों का निर्देश इसलिए नहीं किया गया है कि जितने अक्षर श्रवण कटु हैं वे एकदम त्याज्य समझे जाएं और उनकी जगह पर श्रवण सुखद वर्ण ढूंढ कर रखे जाएं। इस नियम निर्देश का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यदि मधुराक्षर वाले शब्द मिल सके और बिना तोड़ मरोड़ के प्रसंगानुसार खप सके तो उनके स्थान पर श्रुति कर्कश अक्षर वाले शब्द न लाए जाएं। संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाओं में इस नाद सौंदर्य का निर्वाह अधिकता से हो सकता है। अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी जिनमें इसके लिए कम जगह है, अपनी कविता को भी हमें इस विशेषता से वंचित कर देना बुद्धिमानी का काम नहीं। पर याद रहे, सिर्फ श्रुति मधुर अक्षरों के पीछे दीवाने रहना और कविता को अन्याय गुणों से भूषित न करना सबसे बड़ा दोष है। एक और विशेषता हमारी कविता में है, वह यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। पद के नपे हुए चरणों में खपाने के लिए शब्दों की संख्या का बढ़ाना ही इसका प्रयोजन जान पड़ता है, पर विचार करने से इससे भी गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है। मनुष्यों के नाम अर्थात में कृत्रिम संकेत हैं जिनसे कविता की परिपोषकता नहीं होती है। इसलिए मतलब अतएव या फिर इसलिए एक ही है। अतएव कवि मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप, गुण या व्यापार की ओर इशारा करते हैं जो स्वाभाविक होने के कारण सुनने वाले के ध्यान में अधिक आ सकते हैं और प्रसंग विशेष के अनुकूल होने से वर्णन की यथार्थता को बढ़ाते हैं। गिरिधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधा, चक्रपाणी, दशमुख आदि शब्द ऐसे ही हैं। ऐसे शब्दों को चुनते समय प्रसंग या अवसर का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दूरधर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसके लिए हे गोपिका रमण, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कंस
कंसनिकंदन आदि संबोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा मूर और कंस आदि दुष्टों का मारा जाना देखकर उसे उनसे अपनी रक्षा की आशा हुई, न कि उनके वृंदावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरिधर करना अधिक अर्थ संगत है। अब देखते हैं अलंकार। कविता में भाषा को खूब जोरदार बनाना पड़ता है, उसकी सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। कल्पना को चटकीली करने और रस परिपाक के लिए कभी कभी किसी वस्तु का गुण या आकार बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है और कभी घटाकर। कल्पना तरंग को ऊंचा करने के लिए कभी कभी किसी वस्तु के रूप और गुण को उसके समान रूप और धर्म वाली और वस्तुओं को सामने ला कर रखना पड़ता है। इस तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की वर्णन प्रणालियों का नाम अलंकार है। इनका उपयोग काव्य में प्रसंगानुसार विशेष रूप से होता है। इनसे वस्तु वर्णन में बहुत सहायता मिलती है। कहीं कहीं तो इसके बिना कविता का काम ही नहीं चल सकता। किंतु इससे यह न समझना चाहिए कि अलंकार ही कविता है। यह अलंकार बोलचाल में भी रोज आते रहते हैं। जैसे लोग कहते हैं जिसने सालग्राम को भून डाला उसे भंटा भूनते क्या लगता है। भंटा मतलब कि बैगन, बैगन मतलब कि ब्रिंजल। समझ लो यार जो नहीं समझ रहे हैं भाइयों बहनों। इसमें काव्य अर्थापति अलंकार है। क्या हमसे बैर करके तुम यहाँ टिक सकते हो, इसमें वक्रोक्ति है। कई वर्ष हुए अलंकार प्रकाश नामक पुस्तक के कर्तव्य का एक लेख सरस्वती में निकला था। उसका नाम था कवि और काव्य। उसमें उन्होंने अलंकारों की प्रधानता स्थापित करते हुए और उन्हें काव्य का सर्वस्व मानते हुए लिखा था कि आजकल के बहुत से विद्वानों का मत विदेशी भाषा के प्रभाव से काव्य विषय में कुछ परिवर्तित देख पड़ता है। वे महाशय सर्वलोकमान्य साहित्य ग्रंथों में विवेचन किए हुए व्यंग अलंकार युक्त काव्य को उत्कृष्ट न समझ केवल सृष्टि वैचित्र वर्णन में काव्यत्व तो समझते हैं। यदि ऐसा है तो इसमें आश्चर्य ही क्या। रस और भाव ही कविता के प्राण है। पुराने विद्वान रसात्मक कविता ही को कविता कहते थे। रसों अथवा मनोविकारों के यथेष्ट परिपाक ही को चिड़ियाँ बोल रही है। यथेष्ट परिपाक ही को उनका ध्यान अधिक था। अलंकारों को वे आवश्यकता अनुसार वर्णित विषय को विशेषतया हृदयंगम करने के लिए ही लाते थे। यह नहीं समझा जाता है कि अलंकार के बिना कविता हो ही नहीं सकती। स्वयं काव्य प्रकाश के कर्तव्य मम्मटाचार्य ने बिना अलंकार के काव्य का होना माना है और उदाहरण दिया है। तद्दोषो शब्दार्थ सगुणा बलंकृति पुनः क्वापि। किंतु पीछे से इन अलंकारों ही में काव्यत्व मान लेने से कविता अभ्यास गम्य और सुगम प्रतीत होने लगी। इसी से लोग उनकी ओर अधिक झुक पड़े। धीरे धीरे इन अलंकारों के लिए आग्रह बढ़ने लगा। यहाँ तक कि चंद्रालोककार ने लिख डाला कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वलंकृति असौ न मन्यते कस्मादनुष्मलंकृति। अर्थात जो अलंकार रहित शब्द और अर्थ को काव्य मानता है वह अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं मानता। परंतु यथार्थ बात कब तक छिपाई जा सकती है। इतने दिनों पीछे समय ने फिर पलटा खाया। विचारशील लोगों पर यह बात प्रकट हो गई कि रसात्मक वाक्यों ही का नाम कविता है और रस ही कविता की आत्मा है। इस विषय में पूर्वोक्त ग्रंथकार महोदय को एक बात कहनी थी पर उन्होंने नहीं कही। वे कहते थे कि सृष्टि वैचित्र वर्णन भी तो स्वभावोक्ति अलंकार है। इसका उत्तर यह है कि स्वभावोक्ति को अलंकार मानना उचित नहीं। वह अलंकारों की श्रेणी में आ ही नहीं सकती। वर्णन करने की प्रणाली का नाम अलंकार है। जिस वस्तु को हम चाहें उस प्रणाली के अंतर्गत करके उसका वर्णन कर सकते हैं। किसी वस्तु विशेष से उसका संबंध नहीं। यह बात अलंकारों की परीक्षा से स्पष्ट हो जाएगी। स्वभावोक्ति में वर्ण वस्तु का निर्देश है पर वस्तु निर्वाचन अलंकार का काम नहीं। इसे स्वभावोक्ति को अलंकार मानना ठीक नहीं। उसे अलंकारों में गिनने वालों ने बहुत सिर खपाया है पर उसका निर्दोष लक्षण नहीं कर सके। काव्य प्रकाश को कारिकाकार ने उसका लक्षण लिखा है। स्वभावोक्ति स्तु डिम्भादे स्वक्रिया रूप वर्णनम, अर्थात जिसमें बालकादिकों की निज की क्रिया का रूप या वर्णन हो वह स्वभावोक्ति है। बालकादि कहने से किसी वस्तु विशेष का बोध तो होता नहीं। इससे यही समझा जा सकता है कि सृष्टि की वस्तुओं के व्यापार और रूप का वर्णन स्वभावोक्ति है। इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष के कारण अलंकारता नहीं आती। अलंकार सर्वस्व के कर्तव्य राजानक रुयक ने इसका यह लक्षण लिखा है। सूक्ष्मस्तु स्वभाव यथा
सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथा वर्णनम स्वभावोक्ति, अर्थात वस्तु के सूक्ष्म स्वभाव का ठीक ठीक वर्णन करना स्वभावोक्ति है। आचार्य दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा है। नानावश्यम पदार्थानाम रूपम साक्षाद्विवृत्ति स्वभावोक्तिश जातिश्चेद्या सालंकृतिर्यथा। बात यह है कि स्वाभाविक अलंकार के अंतर्गत आ ही नहीं सकती, क्योंकि वह वर्णन की प्रणाली नहीं किंतु वर्ण वस्तु या विषय है। जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री अलंकार धारण करने से सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार अस्वाभाविक भद्य और क्षुद्र भाव को अलंकार स्थापना सुंदर और मनोहर नहीं बना सकती। महाराज भोज ने भी अलंकार को अलमर्थ मलरकर्ता मतलब अलमर्थ मलरकर्ता अर्थात सुंदर सुंदर अर्थ को शोभित करने वाला ही कहा है। इस कथन से अलंकार आने के पहले ही कविता की सुंदरता सिद्ध है, अतः उसे अलंकारों में ढूंढना भूल है। अलंकारों से युक्त बहुत से ऐसे काव्य उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनको अलंकार के प्रेमी लोग भी भद्दा और नीरस कहने में संकोच न करेंगे। इसी तरह बहुत से ऐसे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं जिनमें एक भी अलंकार नहीं, परंतु उसके सौंदर्य और मनोरंजकत्व को सब स्वीकार करेंगे। जिन वाक्यों से मनुष्य के चित्त में रस संचार न हो, उसकी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, वही कदापि काव्य नहीं है। अलंकार शास्त्र की कुछ बातें ऐसी है जो केवल शब्द चातुरी मात्र है, उसी शब्द कौशल के कारण वे चित्त को चमत्कृत करते हैं। उनसे रस संचार नहीं होता, वे कान को चाहे चमत्कृत करें पर मानव हृदय से उसका विशेष संबंध नहीं। उसका चमत्कार शिल्पकारों की कारीगरी के समान सिर्फ शिल्प प्रदर्शनी में रखने ही योग्य होता है। हर्ष की बात है कि एक ऐसी रचना अपने उचित स्थान पर पहुंच गई। सुनते हैं नागपुर की शिल्प प्रदर्शनी में चित्र काव्य के बहुत अच्छे नमूने आए थे। अलंकार है क्या वस्तु? विद्वानों ने काव्यों के सुंदर सुंदर स्थलों को पहले चुना, फिर उसकी वर्णन शैली के सौंदर्य का कारण ढूंढा, तब वर्णन वैचित्र के अनुसार भिन्न भिन्न लक्षण बनाए। जैसे विकल्प अलंकार को पहल राजनायक रुयक ने ही निकाला है। अब कौन कहता है कि काव्यों के जितने सुंदर सुंदर स्थल थे सब ढूंढ डाले गए, अथवा जो सुंदर समझे गए जिन्हें लक्ष्य करके लक्षण बने उसकी सुंदरता का कारण कहीं हुई वर्णन प्रणाली ही थी। अलंकारों के लक्षण बनने तक काव्यों का बनना नहीं रुका रहा। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने मां निषादम प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा का उच्चारण किसी अलंकार को ध्यान में रखकर नहीं किया। अलंकार लक्षणों के बनने के बहुत पहले कविता होती थी और अच्छी होती थी, अथवा यूँ कहना चाहिए जब से इन अलंकारों को हठात लाने का उद्योग होने लगा तब से कविता कुछ बिगड़ चली। तो यहाँ पे अच्छा चौथे पार्ट में यह कविता आपका समाप्त हुआ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर भी करते रहिए ताकि आप तक ऐसे ही उपयोगी वीडियो पहुँचता रहे और आपकी जानकारियाँ बढ़ती रहें। और क्या होता है कि कुछ लोग सटीक जानकारी देते हैं जितना पता रहता है, कुछ लोग एडवांस बनने के चक्कर में क्या करते हैं कि बरगलाने लगते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। कमेंट भी कर सकते हैं आप, जो आपके सवाल जवाब है आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगा या कोई सवाल रह गया तो भी कमेंट करिए। बाकी टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।